हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीडियो एग्जाम्स के हिंदी प्रैक्टिस सेट का। और इसमें जो है टोटल अगर हम बात करें तो हिंदी के प्रैक्टिस सेट में हिंदी के पेपर में पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन। तो उसी का हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो 22 प्रैक्टिस सेट तक हो चुका है। आज का ये वीडियो होगा 23वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम हिंदी के 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिएगा। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो दिया गया है कि यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं बी पार्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा परिपत्र कहते हैं। ठीक है, इसके पिछले वाला जितने भी हिंदी का आप वीडियो देखना है तो आप लोग चैनल पर जाइए, इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहाँ से आप लोग इसको एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, और हिंदी और इसके अलावा जीएस के जो है 30 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो एग्जाम्स के लिए, तो उसको भी देखिए। ठीक है, जाके और रीजनिंग के जो है प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एससी में जो भी पूछा गया है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ चैप्टर बाकी हैं जिसको हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो जाइए चैनल पर और सभी वीडियो देखिए, आपके लिए एग्जाम्स के लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है इसमें से। तो संयुक्त स्वर की अगर हम बात करें तो दो स्वरों से मिलने वाले जो स्वर होते हैं वो संयुक्त स्वर होते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो बड़ाऊ शब्द जो दिया गया है सी पार्ट में, ये संयुक्त स्वर नहीं होता। बाकी ए, ओ और एक होता है औ, ये चार शब्द जो होते हैं, ये चार वर्ण जो होते हैं ये संयुक्त स्वर होते हैं। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में दिया गया है संयुक्त व्यंजन कौन सा इनमें से। तो संयुक्त व्यंजन की बात करें तो दो व्यंजनों और व्यंजन और स्वर की सहायता से जो बने हुए शब्द वर्ड होते हैं उन्हें जो है क्या कहते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट ए पार्ट। श्रा शब्द जो है ये संयुक्त व्यंजन है। इसके अलावा छ, त्र, ज्ञा और श्रा, ये चार शब्द जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, छ, त्र, ज्ञा, श्रा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है चार से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है गद्यांश को पढ़ के उसका आंसर देना है। तो गद्यांश को पढ़िएगा, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है संकुचित राष्ट्रीय भावना का दुष्परिणाम क्या निकला। इस गद्यांश को पढ़ के बताना है इसका आंसर। तो इसका अर्थ निकलेगा मानवता धनी और निर्धन दो वर्गों में बंट गई। ये इस गद्यांश के अनुसार इसका राइट आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मनुष्यता की महिमा किन कारणों से विकृत हो उठी। तो इस गद्यांश के अनुसार अगर इसका आंसर देखेंगे तो संकुचित राष्ट्रीय भावना और परिणामतः महायुद्ध के कारण जो है विकृत हो उठी। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है। गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो इसका शीर्षक निकल के आएगा मानवतावादी राष्ट्रीय भावना। तो राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानवता के उदय का प्रेरणा स्रोत क्या था। तो इस गद्यांश के अनुसार मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त करना ये इसका प्रेरणा स्रोत रहा था। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें से अगर देखा जाएगा शुद्ध शब्द तो वो है कौशल्या, जो कि डी पार्ट में लिखा हुआ है, ये सही रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वाक्य शुद्ध करना है। मेले में बच्चा खो गया, ये वाक्य अशुद्ध है, इसको शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाएगा। तो इसको शुद्ध रूप से लिखा जाएगा बच्चा मेले में खो गया। ठीक है, बच्चा मेले में खो गया, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा ए पार्ट। अगले क्वेश्चन में बताना है अयादि संधि इनमें से कौन सा उदाहरण है। तो अयादि संधि का उदाहरण हो जाएगा 9+1, ये जो है ये एक अयादि संधि का उदाहरण हो जाएगा। आंसर जो होगा इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में द्वंद्व समास बताना है। तो द्वंद्व समास की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अगर देखें तो ए पार्ट जो आजकल दिया गया है ये द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है कि बीच में हाइपन लगा हो, डंडी लगा हो, वहाँ पे द्वंद्व यानी द्वंद्व दंड द्वंद्व समास, इस तरीके से इसको पहचान सकते हैं। और दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट भी हों। तो आंसर आपका इसमें जो है ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुसुमाकर में कौन सा समास है। कुसुमाकर में समास की बात करेंगे तो इसमें जो है बहुव्रीहि समास है। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनंग शब्द में उपसर्ग बताना है। अनंग उपसर्ग जो होता है वो मूल शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय जो होता है मूल शब्द के बाद लगता है। तो उपसर्ग जो लगा होगा वो पहला लगा होगा। तो अनंग में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसमें अन उपसर्ग लगा हुआ है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताना। तो देखिए यशोदा में संधि की अगर हम बात करें तो विसर्ग संधि है। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाए। जब इसको हम विग्रह करते हैं तो यशः
प्लस द, इसका जो है विग्रह निकल के आता है, जो कि यहाँ पे जो ये विसर्ग चिन्ह लग गया, इसकी वजह से ये जो है विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? तो वो लगाया जाता है हिंदी का। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को इसमें से चिन्हित करना है। कौन सा सही शब्द युग्म है? तो गंवार जो है एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है ग्रामीण, जो कि सी पार्ट में लिखा हुआ है। ठीक है। प्रिय का तद्भव शब्द क्या होता है? प्रिय का तद्भव शब्द होता है पिया, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है? इसमें से विदेशी शब्दों की बात करें तो आंसर हो जाएगा टिकट। टिकट जो है एक इंग्लिश शब्द है और ये विदेशी शब्द के अंतर्गत आता है। कब इस शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कब शब्द जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो ये मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, जो कि बी पार्ट में लिखा हुआ है, तो मैं शब्द क्या है? एक सर्वनाम है, तो आंसर इसका करेक्ट बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। किस वाक्य में संभावनार्थ क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो इसमें से अगर देखेंगे तो संभावनार्थ क्रिया है शायद मेरी लॉटरी लग जाए, तो इसमें एक संभावना व्यक्त की गई है, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेष शब्द कौन सा है? इसमें से अगर विशेष शब्द की बात करें तो किताब जो है एक विशेष शब्द है, बाकी इसमें तीनों ऑप्शन जो है वो विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। जो शब्द विशेष जो शब्द जो है संज्ञा जो शब्द की विशेषता बताएं उसे हम विशेषण कहते हैं, और विशेष उसको कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। ठीक है। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें अगर हम कारक की अगर हम बात करें तो देखिए गिरना यानी कि अलगाव की बात हो रही है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? इनमें से पुल्लिंग शब्द की बात करें तो यमुना शब्द जो होता है वो पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं आता है, स्त्रीलिंग है। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है? तो वो शब्द है मकड़ी। मकड़ी शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है। ठीक है। राम आम खाता है वाच्य में कौन सा रूप है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो कृतवाच्य है। ठीक है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये तीनों वाच्य के बारे में मैंने पिछले प्रैक्टिस में बताया हुआ है बढ़िया डिटेल से, तो आप लोग जाइए उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सही काल पहचानना है। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, किस काल में लिखा हुआ वाक्य है? तो ये जो है अपूर्ण भूतकाल वाक्य का उदाहरण है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन बताना है, क्यों कौन से वचन में प्रयोग किया गया है? तो ये जो है साधु बहुवचन में प्रयोग किया गया है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मुझे केवल 50 रुपये दीजिए रेखांश जो है केवल एक कौन सा अपव्यय है? तो केवल जो इसमें लिखा हुआ है रेखांश किया गया है, तो ये जो है पर्याप्त वाचक अव्यय के अंतर्गत आता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता? तो ने का प्रयोग की अगर हम बात करें तो अवधी बोली में नहीं किया जाता, तो आंसर इसका ए पार्ट बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ और देहरादून यानी कि मैदानी भाग देहरादून के और सहारनपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पे खड़ी बोली बोलते हैं। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी अनुवाद कीजिए। अंग्रेजी का अनुवाद कीजिए। दोज हु कीप अवे फ्रॉम स्पोर्ट ऑफन रिमेन सिकली, तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? तो इसका मतलब जो लोग खेलों में भाग नहीं लेते वो प्रायः रुग्ण होते हैं, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बिना शिक्षा अधूरी है। अब इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होता है एजुकेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट देम, तो ये इसका सटीक रूप से सही हो जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। डपोर शंख मुहावरा है और इसका अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ होता है बे सिर पैर की बातें करने वाला, उसको हम कहेंगे डपोर शंख। ठीक है। आंख नीची होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है शर्म से नज़र न मिलाना। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हमेशा आनंद का अनुभव करना व अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति कौन सी है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो यानी कि सदस्य दिवाली संत की 12 मास बसंत, ये इसका अर्थ होता है हमेशा आनंद का अनुभव करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति का शब्द विलोम क्या है? तो आवृत्ति के शब्द विलोम की बात करें तो इसका होता है आवृत्ति का विलोम अनावृत। ठीक है। मूक का विलोम क्या होता है? मूक का विलोम होता है वाचाल। मूक मीन्स चुप रहना, वाचाल मीन्स बहुत अधिक बोलना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें से देशज शब्द है? तो देशज शब्द की बात करें तो वो है फटाफट। आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जैसे जैसे अंधेरा, इसके बाद हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। यहाँ पे क्या भर दें जिस उपयुक्त वाक्य बन जाए? तो जैसे जैसे अंधेरा फैलता गया हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें देखें तो गरीब विधवा पर
पहाड़ टूट पड़ा, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पे किसका पहाड़ टूट पड़ा, तो गरीब विधवा पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, ठीक है। मुसीबत का पहाड़ टूटना ये एक मुहावरा है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है, तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग को कहते हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है, तो पद्मावत महाकाव्य जो है ये अवधी भाषा में लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें से हमें बताना है बताना नहीं, इसमें से साधारण वाक्य को जो हमें मिश्रित वाक्य में बदलना है, ठीक है। इसमें से देखिए साधारण वाक्य दिया गया है, हर श्रृंगार को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। अब यहाँ पे हम इसका मिश्रित वाक्य में कैसे बनाएंगे, तो इसको मिश्रित वाक्य में बदलने के लिए हम इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, यानी कि एक वाक्य होगा एक उपवाक्य होगा। जैसे कि जब मैं हर श्रृंगार को देखता हूँ तब मुझे रीता की याद आ जाती है, यहाँ पे तब लगाकर इसको मिश्रित वाक्य बनाया जाएगा। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची की दृष्टि से युग कौन सा गलत है, तो इसमें अगर देखा जाए तो आकाश का पुष्कर होता है, ठीक, कमल का ताम्रस, कामदेव का मनोभव होता है, यमुना का जानवी नहीं होता। तो आपका आंसर जो होगा वो सी पार्ट हो जाएगा। जानवी जो होता है गंगा का पर्यायवाची होती है, ठीक है। जानवी गंगा के अन्य पर्यायवाची में देव नदी, सुर सरिता, मंदाकिनी, भागीरथी, देवपगा, त्रिपतिगा, ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है इसमें से, तो नहीं शब्द की बात है तो अटवी होता है, कांतार होता है, कानन होता है। लेकिन कांता जो होता है वो इस जंगल का पर्यायवाची नहीं होता। कांता जो होता है ये स्त्री का पर्यायवाची होता है, ठीक है। स्त्री के अन्य पर्यायवाची औरत, वनिता, अबला, महिला, रमणी, ये सब जो होते हैं ये स्त्री के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपट और कपाट का अर्थ क्या है। कपट और कपाट के अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर ए पार्ट है, धोखा और दरवाजा होता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। जो छाती के बल गमन करता है, वाक्यांश के लिए शब्द क्या है, तो जो छाती के बल गमन करता है उसको हम कहते हैं उरग। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पयोध का समानार्थी बताना है। पयोध का समानार्थी है समुद्र का होता है। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दीर्घ उच्चारण का चिन्ह कौन सा है, तो इसमें से देखा जाए तो सी पार्ट में जो चिन्ह लगा हुआ है यह दीर्घ उच्चारण का चिन्ह होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और ये था टोटल 50 क्वेश्चन जिसका हम लोगों ने आज डिस्कशन किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।